हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले बीए फोर्थ सेमेस्टर माइनर पेपर ज्योग्राफी जिन भी स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है, आज का ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। आज का ये क्लास पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 हो चुका है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में माइनर पेपर ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये पार्ट 2 रहने वाला है। पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं और इस क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल पूछा है कि जनसंख्या गतिकी से आप क्या समझते हैं, यानी पॉपुलेशन डायनेमिक से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन डायनेमिक। तो पॉपुलेशन डायनेमिक का अर्थ होता है कि समय के साथ किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या में होने वाले बदलाव का अध्ययन करना, इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक। हिंदी में बोले तो जनसंख्या गतिकी। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी पूछे पॉपुलेशन डायनेमिक का क्या मतलब होता है, तो साफ साफ भाषा में एक ही शब्द में आपको बोलना है कि समय के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में या देश की जनसंख्या में होने वाले बदलाव का अध्ययन करना, इसी को हम पॉपुलेशन डायनेमिक बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो इसमें यह देखा जाता है कि जनसंख्या किस गति से बढ़ रही है या फिर घट रही है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, घटने और बढ़ने के क्या क्या कारण हैं, ये सब चीज़ इसमें देखा जाता है। और जनसंख्या गतिकी के मुख्य घटक जन्म दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलिटी, मृत्यु दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टेलिटी, और पलायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेशन। तो इन तीनों का क्या मतलब होता है, ये आपको आगे भी समझ में आएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको अंत तक बने रहना है क्लास में। तो इन तीनों के प्रभाव से किसी देश की जनसंख्या संरचना बदलती रहती है। तो इन तीनों की वजह से क्या होता है, जनसंख्या में बदलाव आते रहता है। तो पॉपुलेशन डायनेमिक का अध्ययन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे सरकार को भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास से जुड़ी नीतियाँ बनाने के लिए सरकार को मदद मिलती है। इसीलिए पॉपुलेशन डायनेमिक का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अभी दूसरा सवाल है। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आपको दूसरा सवाल है, फर्टिलिटी क्या है, इसके कारण और प्रभाव विस्तार से समझाइए। तो फर्टिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन क्षमता या फिर या फिर जन्म दर। यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं जन्म दर या फिर प्रजनन क्षमता, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। तो हम जन्म दर मान लेते हैं। तो जन्म दर का अर्थ होता है कि किसी समाज या देश में बच्चों के जन्म लेने की दर कितनी है, उसी को हम बोलते हैं जन्म दर, इंग्लिश में फर्टिलिटी। तो इससे सामान्यतः जन्म दर के रूप में माना जाता है, इसे सामान्यतः जन्म दर के रूप में मापा जाता है। तो फर्टिलिटी किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण होती है। तो ये पहला कारण है। फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में शिक्षा की कमी, जल्दी विवाह, धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं, ग्रामीण जीवन शैली, परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव और बच्चों को आर्थिक सहारा मानने की सोच शामिल है। तो अधिक फर्टिलिटी के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जन्म दर ज़्यादा होगा तो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा, जिससे क्या होता है कि बेरोजगारी, गरीबी और खाद्य समस्या और आवास संकट और पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। तो फर्टिलिटी बढ़ने की वजह से ये सब समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो वही फर्टिलिटी का बहुत अधिक कम हो जाना भी समस्या बन सकता है, क्योंकि इससे भविष्य में काम करने वाली जनसंख्या घट जाती है। तो फर्टिलिटी घट जाए तो भी प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम ही है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था, इसका मतलब आपको इतना ही याद रखना है। फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है, तो किसी समाज या देश में बच्चों के जन्म लेने की दर कितनी है, किसी देश में या फिर किसी भी समाज में बच्चों के जन्म लेने की दर कितनी है, उसी को हम फर्टिलिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इतना लिखना है और याद रखना है। अगला सवाल है, मोर्टेलिटी क्या है, यानी मृत्यु दर। एक मिनट। तो मोर्टेलिटी का मतलब होता है हिंदी में मृत्यु दर, इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टेलिटी। तो चलिए इसका क्या मतलब है अभी आपको समझना है। तो मोर्टेलिटी का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में होने वाली मौत की संख्या कितनी है, कितने लोग एक निश्चित समय में मर गए, इसी को हम बोलते हैं मोर्टेलिटी।
मोर्टेलिटी रेट ये आपको याद रखना है। मृत्यु दर किसी समाज के स्वास्थ्य और विकास स्थिति को दर्शाती है। तो मृत्यु दर को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि चिकित्सा सुविधाएं की उपलब्धता, पोषण स्तर, स्वच्छ पेयजल, टीकाकरण, शिक्षा और जीवन स्तर। तो विकसित देशों में मृत्यु दर कम होती है क्योंकि वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होता है। तो जो विकसित देश है वहाँ पे मृत्यु दर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होता है। जबकि जो विकासशील देश है, तो विकासशील देशों में क्या होता है कि गरीबी और कुपोषण के कारण मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। तो कम मृत्यु दर समाज के विकास और बेहतर जीवन का स्तर का संकेत मानी जाती है। तो मोर्टेलिटी रेट में आप सभी को इतना ही लिखना है क्वेश्चन नंबर। आई होप कि आपको समझ में आया। मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या है कि मृत्यु दर, इतना ही याद रखना है कि किसी निश्चित समय में कितने लोगों की मौत हुई, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मिनट। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं पलायन। तो पलायन क्या है और इसके प्रमुख कारण भी लिखना है। तो पलायन का अर्थ होता है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पलायन। इंग्लिश में माइग्रेशन। लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन। यह ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी या अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गांव से लोग शहर चले जाते हैं तो इसको हम बोलेंगे माइग्रेशन। या फिर लोग शहर में ही है लेकिन शहर से ही दूसरे शहर चले जाते हैं तो उसको भी हम माइग्रेशन ही बोलेंगे। या फिर एक देश से दूसरे देश भी लोग चले जाते हैं उसको भी हम माइग्रेशन बोलते हैं, यानी पलायन। तो ये आपको याद रखना है, माइग्रेशन का ये मतलब होता है। अभी माइग्रेशन के कुछ कारण हैं, जैसे कि माइग्रेशन के मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण आपका होता है रोजगार की खोज, शिक्षा, बेहतर जीवन की सुविधाएं, प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता है। तो मुख्य कारण है सबसे पहला रोजगार। लोग गांव से शहर क्यों शिफ्ट होते हैं? इसीलिए ताकि उनको रोजगार मिल पाए। कहीं कहीं पे शिक्षा की भी कमी होती है गांव में, तो लोग शहर चले जाते हैं शिक्षा के लिए, बेहतर सुविधाएं के लिए लोग माइग्रेट कर जाते हैं। अब आगे है, माइग्रेशन के प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं। तो एक और इससे शहरी में श्रमिक उपलब्ध होता है और आर्थिक विकास होता है। वही दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में भीड़, झुग्गी झोपड़ी, बेरोजगारी और प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की कमी हो जाती है। तो माइग्रेशन की वजह से ये सब हो जाता है। तो यही इसका कारण है। तो आपको इतना याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, एज सेक्स स्ट्रक्चर क्या है और इसके महत्व समझाइए। तो इसको हिंदी में बोलेंगे आयु लिंग संरचना। आयु लिंग संरचना क्या है और इसके महत्व समझाइए। तो आयु लिंग संरचना किसी देश की जनसंख्या को उम्र और लिंग के आधार पर बांटकर प्रस्तुत करता है। आयु लिंग संरचना क्या है? तो किसी भी देश की जनसंख्या को उम्र या फिर लिंग के आधार पर बांटकर प्रस्तुत करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों, युवाओं और वृद्धों की संख्या तथा पुरुष और महिलाओं अनुपात को दिखाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि देश की कार्यशील जनसंख्या कितनी है और आश्रित जनसंख्या कितनी है, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो कि कार्य कर रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं कि सिर्फ बैठकर खा रहे हैं। जैसे बुजुर्ग लोग, वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं तो उसी को हम बोलेंगे कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या जैसे कि युवा हो गए और जो बैठकर खा रहे हैं वो होंगे आश्रित जनसंख्या, जैसे कि बूढ़े लोग हो गए, बुजुर्ग हो गए। तो यह शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य योजनाएं बनाने में बहुत उपयोगी होती है। तो एज सेक्स स्ट्रक्चर किसी देश के भविष्य की जनसंख्या स्थिति को समझने में मदद करता है। तो आपको इतना लिखना है इसका मतलब। अगर पूछे आपसे तो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन का वर्णन कीजिए। तो हिंदी में अगर इसको हम बोले तो इसका मतलब होता है कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या संरचना का वर्णन कीजिए।
तो इसमें आपको लिखना है कि ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर होती है और यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित होती है तथा जीवन शैली सरल होती है। और शहरी की बात करें तो शहर में जनसंख्या उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़ी होती है और शहरी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, लेकिन भीड़, प्रदूषण और महंगाई जैसी समस्या भी शहर में पाया जाता है। तो ग्रामीण से शहरी पलायन के कारण शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जब लोग ग्रामीण से शहर में जाते हैं तब क्या होता है कि पलायन की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा शहरों में बढ़ जाता है, क्योंकि लोग ग्रामीण से शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो भीड़ बढ़ेगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उतना ही आंसर लिखना था। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। तो व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य है कि किसी देश की जनसंख्या किन किन प्रकार के कार्यों में लगी हुई है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इससे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में बांटा जाता है। इसे क्या किया जाता है कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में बांटा जाता है। अगर अधिक लोग कृषि में लगे हो तो देश को विकासशील माना जाता है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में अधिक रोजगार होना आर्थिक विकास का संकेत होता है। तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इसे देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से क्या होता है, देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का ये मतलब था। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे सवाल है आपका, लिटरेसी, रिलीजन एंड लैंग्वेज का जनसंख्या संरचना में क्या योगदान है। तो लिटरेसी को हिंदी में बोलते हैं साक्षरता, और रिलीजन को बोलते हैं हिंदी में धर्म, और लैंग्वेज को बोलते हैं भाषा। तो साक्षरता, धर्म और भाषा का जनसंख्या संरचना में क्या योगदान है, ये आपका सवाल पूछा है। तो साक्षरता जनसंख्या की गुणवत्ता को दर्शाती है और अधिक साक्षरता से जागरूकता बढ़ती है। अगर हम बात करें और फर्टिलिटी और तथा मोर्टेलिटी नियंत्रण होती है। तो ये तीनों का ये मतलब था। और रिलीजन की बात करें तो रिलीजन और भाषा, रिलीजन यानी धर्म और भाषा, धर्म और भाषा समाज की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। भारत जैसे देश में विभिन्न धर्म और भाषाएं सामाजिक विविधता को दर्शाती है। ये सभी तत्व मिलकर किसी देश की सामाजिक संरचना को मजबूत बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इतना लिखना है। इतना नहीं लिखना है क्योंकि आप कॉपी में लिखेंगे तो इतना ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको और क्या करना है, सर्च करके इसका और आंसर अपने कॉपी में लिख लेना है। तो अगला सवाल है आप सभी का कि एजिंग पॉपुलेशन क्या है और इसके कारण और प्रभाव को समझाइए। तो एजिंग पॉपुलेशन को हिंदी में बोलते हैं बुजुर्ग होती जनसंख्या। एजिंग पॉपुलेशन, तो एजिंग पॉपुलेशन का मतलब होता है कि बुजुर्ग जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाना, यानी बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ जाना। तो इसका मुख्य कारण कम फर्टिलिटी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं के कारण जीवन प्रत्याशा का बढ़ना है। तो एजिंग पॉपुलेशन से पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ता है। साथ ही कार्यशील जनसंख्या पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। तो एजिंग पॉपुलेशन का ये मतलब है। तो आपको आई होप कि इतना समझ में आया हो। तो चलिए अगला सवाल है कि डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो की समस्या का वर्णन कीजिए। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कि घटता हुआ लिंग अनुपात। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो का मतलब होता है घटता हुआ लिंग अनुपात। से लिंग अनुपात की समस्या का वर्णन कीजिए। तो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो का अर्थ होता है कि पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या कम होना। पुरुष की तुलना में क्या है, महिलाओं की संख्या कम है। तो इसी को हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। तो इसके मुख्य कारण भ्रूण हत्या और बालिका के प्रति भेदभाव, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियां है। इस समस्या से विवाह, परिवार और सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है और अपराध बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये आपका मतलब था क्वेश्चन नंबर 10 का, जो कि आपको इतना लिखना था।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी क्या है और इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब है कि घटती हुई प्रजनन दर। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी का मतलब होता है घटती हुई प्रजनन दर। तो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी का अर्थ है जन्म दर में लगातार कमी आना। इसके कारण शिक्षा का प्रसार, देर से विवाह, महिला सशक्तिकरण और परिवार नियोजन है। तो इसका प्रभाव यह होता है कि भविष्य में श्रमिकों की संख्या कम हो सकती है और एजिंग पॉपुलेशन की समस्या बढ़ सकती है। तो ये मतलब था डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी का। इसमें क्या होता है कि जन्म दर लगातार क्या होता है कि घटते जाता है, मतलब बच्चों का जन्म बहुत ही कम होता है। तो इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 10 में इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 11 क्वेश्चन नंबर। अभी 12 क्वेश्चन नंबर है इनविजिबल पॉपुलेशन से आप क्या समझते हैं। तो इनविजिबल पॉपुलेशन यानी अदृश्य जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि इनविजिबल पॉपुलेशन वे लोग होते हैं जो जनगणना या सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाते, जैसे कि प्रवासी मजदूर या बेघर लोग या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग। तो ये सब क्या होता है कि ये सब है आपके इनविजिबल पॉपुलेशन। तो इनकी अनदेखी के कारण इन्हें सरकार योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इनविजिबल पॉपुलेशन का यही मतलब था। अभी क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, इसके उद्देश्य और महत्व को समझाइए। तो पॉपुलेशन पॉलिसीज का मतलब है जनसंख्या नीतियाँ। इसको हिंदी में बोलेंगे जनसंख्या नीतियाँ। तो जनसंख्या नीतियाँ सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ होती है जिनका उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रित करना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना होता है। इस नीतियों के अंतर्गत परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो पॉपुलेशन पॉलिसी देश के संतुलित विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4 माइनर पेपर में इतना दिया हुआ था आपका MIC 4 में, जो कि आपको पढ़ना था। अभी आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि करवाना बाकी है। तो कमेंट आएगा आप सभी का तो हम करवा देंगे, नहीं तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बीच में जो मिस्टेक्स हुआ है थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ने में, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।